हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रोज़ बोलती हूँ, आज फिर बोलूँगी, सब्सक्राइब कर दें। 80% आवाम ऐसी है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को हिट नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये एज अ सपोर्ट शो होता है और आपका क्या ज़्यादा, आपने एक बटन को प्रेस करना है। हमें खुशी मिल जाती है जब हमारे ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि भाई फ़लाना ढिमकाना सब्सक्राइब टू योर चैनल, और बहुत अच्छा लगता है, दिल से दुआ निकलती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। खैर, आज की जो स्टोरी है वो मेरी बेसिकली दादी की है। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, के दर्जात बुलंद करे। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरी दादी का मतलब जहाँ पे वो पैदा हुई, वो इंडिया वाली साइड पे पैदा हुई थी। उनके अब्बू बहुत बड़े लेवल के, मतलब बहुत उस टाइम के एक ऊंचे लेवल के ऑफिसर थे इंडिया में। और जब आज़ादी हुई और मतलब हम लोग अपनी तरफ आए, पाकिस्तान की तरफ मेरी दादी वाले आए, तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि वो एक ऑफिसर भी थे, तो उन्हें अपनी आर्मी को छोड़ के एक तरह से आना पड़ रहा था। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मौत के खदशात थे। तो वो ना ट्रेन के थ्रू नहीं लेके आए थे, वो बीच बीच में से जंगलात में से लेके आए थे। अब मेरी दादी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, कोरी चिट्टी, उनके माशाल्लाह इतने घने बाल थे, इतने माशाल्लाह घुटने तक घने बाल थे उनके, और बहुत प्यारी थी वो। थोड़ी सी गुपली सी थी बट बहुत प्यारी थी। तो वो जब जंगलात से लेके आए हैं, तो वहीं पे ना उनके साथ एक चीज़, एक माया टाइप चीज़ अटैच हो गई थी। मतलब जब वो बचपने में थी तब तक तो उनमें से कोई भी चीज़ फील नहीं हुई, इवन शादी के बाद भी वो चीज़ उन पर वाज़ेह नहीं हुई। लेकिन बुढ़ापे में जैसे जैसे दादी की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो चीज़ इनके साथ बढ़ रही थी। तो बुढ़ापे में आके उसने बहुत ज़्यादा तंग किया। कुछ दादी के ऊपर काले जादू के भी असरात थे। अब काला जादू किसने करवाया था वो अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ और अब होगा भी नहीं शायद, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया है। लेकिन उनकी डेथ की दो ही रीजंस थी। चैनल का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उनको भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। और हमें काला जादू का कैसे पता लगा था, तो वो आगे आपको चल के पता लगता है। पहला सिम्टम जो दादी के ऊपर नज़र आया था, या दादी को पहली दफ़ा जो कोई चीज़ नज़र आई थी, वो हमारे अपने घर में उन्हें नज़र आई थी। हम लोग के घर में दादी ऊपर छत पे, मतलब उन्हें अलग सेपरेट रहने की बहुत आदत थी। तब माशाल्लाह वो चलती फिरती थी, अपना उनको खाना पकाना, और उनको बिल्कुल अपना सेपरेट ऊपर वॉशरूम था, सब कुछ था। तो उन्हें बहुत आदत थी अकेले रहने की। पूरी ज़िंदगी वो जंगलों में रही हैं। शादी के बाद मतलब ऑब्वियसली उनके हस्बैंड उनसे इतना अटैच नहीं हो सके थे, मेरे दादा जान उनसे इतना अटैच नहीं हुए थे। तो वो मतलब काफ़ी अरसा, पूरा पूरा महीना दादा जान उनके पास नहीं आते थे, और वो शहर होते थे और वो अकेली जंगल में होती थी। तो बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है दादी ने। तो उन्हें अकेलेपन की इतनी आदत हो गई थी कि उन्हें ना सुकून नहीं मिलता था लोगों के बीच में। तो वो हमारे ऊपर छत पे अकेली ऊपर रहती थी। हम सारा दिन, बच्चे तो हम ऊपर ही होते थे, और माइयाँ भी उनके पास जाके बैठी रहती थी, अम्मी भी चली जाती थी, पापा भी चले जाते थे। बट रात के टाइम हम सारे नीचे अपने अपने रूम्स में होते थे, वो ऊपर होती थी, और उन्हें डर भी नहीं लगता था। भाई जब एक इंसान पूरी ज़िंदगी जंगलों में गुजार सकता है, तो चार दीवारी में उसको कहाँ खौफ आना है। तो खैर वो वहाँ पे ऊपर एक दफ़ा लेटी हुई थी, जाग रही थी, उसी टाइम नमाज़ पढ़ के ना लेटी हैं, ये तस्बीह कर रही थी। तो एकदम से ना इन्हें फील हुआ कि इनके पीछे कोई बैठा है। इन्होंने ना मुड़ के देखा, तो एक औरत सी बैठी हुई थी, और इन्होंने पूछा कि तुम किधर से आई हो। तो आगे से कहती, बेटा बस पानी पिला दो, पानी पिला दो और मेरी टांगें दबा दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बस मेरी मतलब ये कर दो, ये कर दो। मतलब वो दादी से भी ज़ईफ़ थी, तो इस वो दादी को ना बेटा कह रही थी। दादी अभी पीछे मुड़ी है कूलर में से पानी डालने के लिए ना, दादी को ना सांस रुकने लग गया, और इस तरह फील हुआ कि जिस तरह ना बहुत ज़्यादा बोझ है दादी के ऊपर। तो फिर दादी ने पीछे मुड़ के देखा, तो जो उसने टांगें थी वो दादी के ऊपर रखी हुई थी, और ख़ुद जो उसका धड़ था वो हमारी टैंकी के ऊपर था। वैसे वो चीज़ जो थी वो हमारे घर की चीज़ ही थी। हमारे घर बहुत भारी था, हमारा अपना जो घर था। और उसके बाद वो दादी को 2 या 3 दफ़ा दोबारा नज़र आई, और सेम चीज़ ही बोलती थी कि मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी और मेरी टांगें दबा दो। और दोनों दफ़ा दादी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। उन्होंने, खैर मेरे पापा इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, उन्होंने उठ के सुबह पापा को बताया।
तो कहते कि कुछ नहीं, आपका वहम होगा, ख्वाब देखा होगा। दादी को तो बहुत ही गुस्सा चढ़ा खैर इस बात पे। ऑब्वियसली यार, किसी इंसान के साथ एक चीज़ हो रही हो और आप अगला बंदा उसको डिनाई कर रहा हो तो सबको ही गुस्सा चढ़ता है। लेकिन मेरे फादर बिल्कुल यकीन नहीं करते। वो हम लोग सबको बेवकूफ़ कहते हैं कि भाई तुम लोग इन बातों पर यकीन करते हो, तुम लोग इनको सर पर सवार करते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं हैं, ये हैं, लेकिन इतने वाज़े तौर पर ये सामने नहीं आती। बस वो उनकी मौजूदगी को इजहार नहीं होने देते। जबकि मेरे बाबा के साथ खुद भी 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, इस तरह का कुछ होता ही नहीं है। खैर उसके बाद तकरीबन ये बात है 2010 की, 10 या 9 की बात है। तो उन दिनों में मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो मेरी फूफा के पास इस्लामाबाद चली गई थी, वहाँ पे होती थी। और हम लोग भी ना गर्मियों की छुट्टियों में साथ ही गए हुए थे। तो वहाँ पे दादी की एकदम से ना आँखों का कलर चेंज हुआ, बिल्कुल सफ़ेद आँखें हो गई दादी की। और रात का टाइम था, हम लोग ना पहरों पे बैठे होते थे दादी के। मैं तो खैर छोटी थी, मैं और मेरी छोटी बहन बहुत छोटे थे हम लोग। तो हम लोग को तो 10 बजे ये लोग मार कुट के सुला देते थे। तो ये जो मेरे बड़े बहन भाई थे और कज़न्स थे, फूफो के बच्चे, तो ये लोग ना चौकीदारी पे बैठे होते थे। मतलब 2 घंटे एक बैठ गया, 2 घंटे एक बैठ गया, और ये लोग सारी रात जागते थे। खैर तो मेरी ना उस टाइम कज़न बैठी हुई थी उनकी चौकीदारी पे। तो एकदम से ना दादी के कमरे में से ज़ोर ज़ोर से कहकों की आवाज़ें आने लग गई। बाकी सब अपने अपने रूम्स में थे और ये कज़न्स ही बस यहाँ पे ना जाके कुछ किचन में काम कर रहे थे, कुछ लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो एकदम से ना दादी के कमरे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। ये सारे ना डर गए। ये वो जो कज़न थी वो कहती कि ना अपने भाई को कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने अकेले नहीं जाना। वो कहते कि अच्छा तुम आगे के चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, खुदा ना खास्ता कोई भी हरकत हो सकती है। अच्छा, और शुक्र है उन्होंने उस टाइम वो प्रिकॉशंस की कि मेरी कज़न को, फीमेल जो कज़न थी, उनको आगे भेजा। जब वो गई हैं तो उन्होंने ना पीछे से हाथ दे दिया अपने भाई को कि नहीं आगे ना आना। उनका जाओ तुम। आगे जाके उन्होंने देखा कि दादी ने अपने, अल्लाह माफ़ करे, पूरे के पूरे कपड़े उतारे हुए थे। उनके माशाल्लाह बाल बुढ़ापे तक, आखिरी तक, मरने तक उनके बाल घुटने तक थे, सफ़ेद बाल थे और घुटने तक थे। तो उन्होंने बाल खोले हुए थे और आंखें उनकी बिल्कुल सफ़ेद, जो काला हमारा वो ये होता है ना, काली जो होता है बॉल सी, वो भी नहीं थी, बिल्कुल सफ़ेद, और हंस रही हैं। और इतना ऊंचा ऊंचा हंस रही हैं और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। तो मेरी कज़न डर गई। मेरी कज़न ने ना मतलब अपनी, उनकी अम्मी को भी ब्लड प्रेशर का मसला था, तो उन्होंने उससे नहीं उठाया, उन्हें नहीं उठाया। वो अभी रूम में आई हैं तो मेरी अम्मी ना आधी नींद में थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है दादी, ठीक है? तो कहती नहीं मामी इधर आ जाएं आप। तो मेरी अम्मी उठ के गई हैं। अम्मी की तो खुद पसीने छूट गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर अम्मी ने ना थोड़ी सी हिम्मत की, दरूद शरीफ पढ़ती रही हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ती रही हैं। गई हैं, जाके उनसे पूछा है। मेरी मम्मा अपनी सास को मामी बोलती थी, वैसे वो उनकी मामी ही लगती थी दूर की। तो वो बोलती मामी है कि कितना है तुसी? तो वो कहती की कितना है मैं? तो कहते कपड़े किधर हैं आपके? कहते पहने तो हुए हैं। और वो बातें कर रही है मेरी अम्मी से और कहती है तुम पागल हो गई हो, मैंने पहने तो हैं। और फिर उसके बाद अम्मी कहती चलो मुझे कपड़े पकड़ाओ अपने। तो उठा के कपड़े भी अम्मी के हाथ में दे दिए। तो अम्मी ने फिर उनको कपड़े पहनाए हैं। फिर अम्मी ने बोला है कि पोनी कहाँ की है, बाल बंधे तो मैं हूँ मेरे। तो अम्मी कहती पोनी किधर है, मुझे पोनी दे। फिर अपने हाथ से मतलब ना थोड़ी सी उन्होंने दूर करके फेंकी हुई थी, तो वहाँ से ना उठा के दे दी, बेड पे थी तो उन्होंने उठा के दे दी। फिर अम्मी ने उनके बाल में कंघी की, उन्हें चुटिया बनाई। फिर ना चुप हो गई। पहले हंसी जा रही थी, फिर चुप हो गई। फिर अम्मी ने पूछा क्या हुआ, थक गई हैं? कहती हाँ मैं थक गई हूँ। अम्मी ने फिर उन्हें लिटाया, उन्हें फिर दबाती रही, उन पे दम करती रही हैं। फिर वो मतलब वो रात को ना सुकून से मतलब सो गई हैं। उसके बाद फिर फिर वो हम लोग ना बाहर, अगले दिन की बात है, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। उन दादी को भी हम टेरेस पे ले आए थे कि थोड़ी बहुत खुली हवा खाएंगी तो शायद तबीयत बेहतर हो जाए। शाम का वक्त होने वाला था। हम सारे टेरेस पे 4 पहियाँ बिछा के चेयर्स रख के बैठे हुए थे। तो एकदम से दादी ना छत की तरफ, मतलब उनकी छत नहीं थी लेकिन छत में मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं था और दीवार भी नहीं थी, बस ऐसे वो कॉर्नर से बने हुए थे कि छत है। तो वहाँ पे ना देख के कहती वो देखो सामने परियाँ आ रही हैं। हम सारों ने तो कुर्सियाँ उठाई और दादी के पीछे। फिर उसके बाद मेरी कज़न को कहती हैं जाके, उनका, मेरी कज़न का नाम है अबीर, वैसे हम उनको बिया बोलते हैं। तो उनको बोलती है बिया मुझे ना हलवा बना के दो। अब हम सबको पता था कि हलवा उन्होंने वैसे भी नहीं खाना, लेकिन मीठे की वो बहुत शौकीन थी। मैं भी उन पे हूँ, मेरा पूरा दाद का मीठे का बहुत शौकीन है और मैं तो बहुत ही ज़्यादा चटखोरी हूँ मीठे के मामले में, कि मतलब मुझे मीठा मिल जाए बस, उसके बाद मुझे खाना भी नहीं चाहिए।
खैर, तो मीठे के लिए वो ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ज़ोर लगाया, तो फूफो ने कहा कि ना जाके बना लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दे ले लेंगी तो थोड़ा सा दे देंगे। वो जाके हलवा बना के उन्होंने आधे घंटे में फ़ौरन से हलवा बनाया, गरम गरम ला के दादी के सामने रखा। कहती ये क्या? तो वो आगे से कहती कि हलवा, आपने ही तो बोला था नानू हलवा है। कहती मैं तो नहीं खाना, पर मर मैं तो नहीं खाना, लै जा इनू, मैं कित्थों बोलिया तेनू, अपने वालों मारी जा रही है। मतलब मेरी पंजाबी थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा वीक है, तो मतलब कहती हैं कि अपनी तरफ से तुम बातें करी और मैंने तो नहीं मांगा था हलवा और तुम अपनी तरफ से बना के ले आई हो, मैंने नहीं खाना। और नहीं खाया उन्होंने, हराम है, उन्होंने एक चम्मच भी लिया हो उसका। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ना हम लोग ऐसे ही लिविंग रूम में बैठे हुए थे सारे, तो दादी भी बैठी हुई थी। दादी कहती वो देखो शेर के बच्चे जा रहे हैं। हम सब के फिर मतलब वैसे भी वो घर बहुत हॉन्टेड था, मैंने इस्लामाबाद सीरीज़ में आपको बताया है, उस वाले घर की बातें F11 और F10 वाले की। तो कहती वो देखो शेर के बच्चे जा रहे हैं, वो देखो वो दूध के ऊपर से जाली उतर गई है, वो दूध पी रहे हैं। अच्छा ये ना बात आई गई होगी, हम लोग ने चुप कर गए, कोई वहम हो रहा है, शायद बुखार या बीमारी की वजह से ना इनका दिमाग काम करना बंद कर गया। तकरीबन 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ना सबने बोला कि ना चाय पीने का दिल कर है। मेरी बहन उठ के गई है, देख के ऊपर से उन्होंने वो प्लेट उठाई है और देखा कि दूध था ही नहीं, एक कतरा दूध का नहीं था, जबकि थोड़ी देर पहले ही दूध आया था घर में और मेरी फुप्पो ने बॉईल करके रखा था, और जब उन्होंने प्लेट उठाई तो दूध था ही नहीं। और फिर जब हिसाब करवाया, एक आमिर साहब थे, उनके आलिम थे वो इस्लामाबाद में, उनसे हिसाब करवाया तो उन्होंने बोला इन पे जो माया चीज़ है ना वो अब इनको शक्ल शक्ल में नज़र आती है और इनको बहुत बुरी। उसके बाद ना एक और भी थे, आई गेस उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, अब मुझे नाम भूल गया उनका, मैं नाम अगर मुझे याद आ गया ना तो मैं उनका, हाँ सल्फ़ी साहब सॉरी सल्फ़ी साहब, अगर आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे अभी भी माशाल्लाह वो हयात हैं और वो बिल्कुल जिन्नात वगैरह का ही करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि ना इनको चोट लगनी है, आप लोगों ने बहुत बुरी चोट लगनी है, आप लोगों ने इनको उस चोट से बचाना है। और जितनी मर्ज़ी हम लोगों ने एहतियात की, दादी गिर गई थी सीढ़ियों से, दादी को बहुत बुरी माथे पे भी चोट लगी थी, नील पड़ गए थे उनके जिस्म पे उस चोट से। उसके बाद फिर दादी की हालत, हम लोग वापस आ गए, हमारी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, दादी की हालत थी नहीं लंबा सफ़र करने वाली, बाबा हमारे साथ गए ही नहीं थे कि एक मर्द होता बड़ा, भाई की भी तब कोई ख़ास एज नहीं थी, तो हम लोग ना आ गए वापस। फिर हमें पता लगा कि दादी ने अब खाना खाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो अम्मी के अलावा अपनी बेटियों को भी हाथ नहीं लगाने देती थी, वॉशरूम भी जाती थी तो अम्मी ही उनका सब कुछ करती थी, उनके कपड़े उनको देना, मतलब उनके हाथ वॉश करवाना, फेस वॉश करवाना, सब कुछ मेरी मम्मा करती थी उनका। वो अपनी बेटियों को अंदर भी नहीं आने देती थी वॉशरूम के, मेरी अम्मी जाती थी वॉशरूम, उनको उठाती थी, उनको लेके आती थी बाहर, सब कुछ वो करती थी। फिर मतलब कुछ टाइम बाद पता लगा कि दादी ने खाना खाना छोड़ दिया। ये नहीं कि फुप्पो से नहीं खाती थी वो, ये मतलब उनके सामने दाल चावल रखे फुप्पो ने तो बैठी उसे देख रही हैं, काफ़ी देर फुप्पो नोट करती हैं। फुप्पो कहती क्या हुआ है, खाना नहीं खाना, आपको भूख नहीं है? कहती तू कौन है, बिल्कुल उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई थी। तो कहती तू कौन है? तो फुप्पो कहती क्या हो गया, मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, क्या हो गया, खैर है? तो कहती नहीं ये क्या है? फुप्पो कहती दाल चावल है, इसको क्या करना है? फुप्पो कहती खाना है इसको, और क्या करना है अम्मी? कहती कैसे खाते हैं, मुझे तो खाना ही नहीं आता। फिर फुप्पो ने उनके मुंह में निवाला बना के डाला, फिर उनसे बोला कि चबाएं से। कहते कैसे करते हैं वो? बिल्कुल जिस तरह एक बच्चे, पैदाइशी बच्चे की मेमोरी होती है ना, उनकी बिल्कुल मेमोरी वाइप हो चुकी थी कि उनको खाना भी नहीं आता था। और बहुत मुश्किल थे वो वाले दिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। उसके बाद फिर ना उनका ना मतलब लगातार उन पे जादू आता था और उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती थी, समझ नहीं आता था कि जादू आ कहाँ से रहा है। फिर दोबारा सल्फ़ी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ना इन पे मतलब शाम के टाइम ना इनको पकड़ के इन पे दम करना है और ये पड़ा हुआ पानी फेंकना है। इनको जिस दिन तावीज़ पे मेरी शक्ल बनी हुई दिख गई, उस दिन समझना कि जादू का तोड़ हो चुका है। अच्छा, रोज़ाना मगरिब के टाइम उनके ऊपर दम करना एक मुहाज़ होता था, क्योंकि वो काबू ही नहीं आती थी, चीखती थी, रोती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, हम लोग उन पे दम करते रहते थे, फुप्पो दम करती थी, अम्मी दम करती थी, ये वो सब कुछ होता रहता था उनके ऊपर ना। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं एक तकरीबन हफ्ते बाद ना हमसे पूछती हैं तावीज़ पे कि ये देखो मेरे तावीज़ पे बाबा सा कौन बैठा है।
हमें फिर समझ लगी कि ये सेल्फ़ी साहब ही हैं। तो हम लोगों ने ना कहा कि फिर पप्पू ने सेल्फ़ी साहब को कॉल किया और उनको बताया कि इस तरीके से हो गया, तो उनका जादू का तोड़ हो गया है। उसके बाद फिर उनका इलाज चला, जो मायावी चीज़ थी अब वो उनके साथ इस तरीके से निकाह में भी आ चुकी थी। एक तरीके से वो इतना जुड़ गई थी कि सेल्फ़ी साहब उसको भगाते थे, वो दोबारा वापस आ जाती थी, भगाते थे, फिर वो दोबारा वापस आ जाती थी। फिर सेल्फ़ी साहब ने उससे पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या? उसने कहा कि मैंने इसको आज तक कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना मैं आगे कभी नुकसान पहुंचाऊंगी, और मैं इसको ये नुकसान नहीं दे रही हूँ। उस चीज़ ने बोला कि भाई मैं पैदा ही इनके साथ हुई, मतलब पैदा तो नहीं हुई, मैं बचपन से इसके साथ हूँ, अब बुढ़ापा आ गया है, मैं इसी के साथ हूँ, मुझे इसके अलावा अपना कोई डर नहीं दिखता, इसके मतलब जिस्म के अलावा मेरा कोई डर नहीं है। जब ये ख़त्म होगी मैं भी साथ ख़त्म हो जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ। वो चीज़ आखिर तक उनको मतलब अब पता नहीं वो तंग करती थी या दोबारा जादू उनके ऊपर हो गया था, लेकिन आखिर तक हमें यही गया कि उस चीज़ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और मेरी दादी माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी, माशाल्लाह तो नहीं कह सकते, गलत तरीके से हेल्दी थी कि उनके टांगों ने काम करना छोड़ दिया था और वो चीखती थी, रोती थी। एक दफ़ा तो रात के टाइम ना सहन में जाके खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। तो मेरी बहन डर गई कि कहीं सीढ़ियों से तो नहीं गिर गई होंगी। मेरे बाबा डर के बाहर आ गए, तो जब देखा तो कूलर को पकड़ के खड़ी थी और कह रही थी मेरे से टांगे नहीं चलाई जा रही, मेरे से पैर नहीं उठ रहा। फिर उनको बिठाया। फिर पापा ने बोला कि आप उठ के क्यों आई थी जब आपको पता है रात का टाइम है, आप उठी क्यों है? नहीं, मेरा दिल घबरा रहा था, मेरा अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर उनके साथ मेरी बहन बैठी रही काफ़ी देर, और काफ़ी देर मतलब उनको लेके बाहर बैठी रही हैं। फिर फजर के टाइम वो दोनों अंदर आ गई, उन्हें दादी ने नमाज़ पढ़ी, अपनी जगह पे लेट गई, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बट उस चीज़ ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी उस चीज़ ने। और आखिर में जब उनकी डेथ हुई है ना, तो माशाल्लाह मेरी दादी बहुत हेल्दी थी, मैंने आपको पहले भी बताया, उनको शुगर थी तो वो हेल्दी हो गई थी उसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। तो लेकिन जब उनकी डेथ हुई है ना, तो बेड पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई लाश पड़ी है या कोई इंसान है यहाँ पे लेटा हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था सीधी चादर बिछी हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अपनी बेटियों को आखिरी दिनों में पहचानने से इनकार कर दिया था, किसी को भी नहीं पहचानती थी सिवाय मेरे भाई के, जबकि अटैच मेरी बहन से थी सबसे ज़्यादा, मेरी बड़ी आपी से सबसे ज़्यादा अटैच थी वो, लेकिन पहचानती सिर्फ वारिस भाई को थी मेरे। बस वारिस, हर टाइम वारिस, वारिस आ जाए, वारिस ऐसे, वारिस ऐसे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। बहरहाल जादू तो था, और जिसने भी किया है अल्लाह उसका मुंह काला करे कि कोई किसी को इस तरह की अजियतें कैसे दे सकता है। और अल्लाह पूछे ऐसे लोगों को जो किसी को अजियत देते हैं, उनकी जान तक ले लेते हैं। बाकी आज की यही स्टोरी थी, और बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, और इस तरह के लोगों से कट ऑफ होना होता है तो कट ऑफ हो जाए। लिटरली रिलेशनशिप मैटर्स नहीं करते हैं, आपकी जान मैटर करती है। आजकल वैसे भी रिश्ते रिश्ते थोड़ी हैं, पैसे की फैक्ट्री है, किसी के पास पैसा है तो लोग उससे मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं। और पैसे के लिए भी मतलब इसलिए नहीं मिलते कि उसके पास पैसा है तो उसकी इज्जत हो रही है, नहीं, अपने उल्लू सीधा करने के लिए मिलते हैं कि हमारे काम आ जाएगा कल कलां को। तो अगर आपको किसी इंसान में कोई भी डिफ़ॉल्ट दिखता है तो कट ऑफ दें। मैं लिटरली कट ऑफ कर देती हूँ। मैंने अभी भी कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया हुआ, अपनी फैमिली में से। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब मेरी पूरी फैमिली ने किया है, या आपस में कुछ हो गए हैं, मसले बन गए हैं, बट लिटरली एट द एंड आपके पास सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई रहते हैं। ये दुनियावी जो रिश्ते हैं, ये दोस्तियाँ, ये रिलेशनशिप्स या रिलेटिव्स वगैरह, ये कुछ नहीं होते, ये मैटर भी नहीं करते, और ना ही ये कुछ होते हैं, और ना ही इन्होंने आपको आगे जाके कुछ देना होता है। तो इनके पीछे लग के अपनी फैमिलीज़ को बर्बाद मत किया करें। और होप्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और खुदा के लिए सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा खुदा दा वास्ता है, मैं बोल बोल पावी हो जाती है, तुसी सब्सक्राइब नहीं करना मैनू है, तुसी कसम खादी है। खैर, अगर आपकी भी इस तरह की कोई भी वीडियोस हों, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हो, या कभी किसी की और की कहानी सुनी हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टाग्राम के मैंने अपने तमाम सोशल हैंडल के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी स्टोरी को कैसे पब्लिश करना है। तो बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।